Hey guys, welcome to my channel. In this video, we will learn a further part of our chapter, that is Introduction of Commerce and Business. But firstly, let's take a quick recall about what we have already learned in previous video. Link for previous parts is available in your description box. We have already learned about economic activities, in which we have learned about business, profession and employment and their features too. Also, we have learned about non-economic activities. Further, we have studied about business objectives, and those are economic and social objectives. Then going further, we have studied about role of profit in business, and finally in this video we will study about industry and commerce, which comes under business, and business is nothing but an economic activity. Guys, we all know about industry, or we have all many a times heard the term industry. Industry is concerned with the production of goods and services and is divided or further classified into three parts, that are primary, secondary and tertiary. On the other hand, commerce is mainly concerned with the distribution of goods and services, which is further classified into two, that are trade and auxiliaries to trade. So guys, in this part we will learn about the same in detail. So let's start with industry. Industry implies the economic activities which are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use. Industry वो होती है, वो साइट होती है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होती है। जो जो गुड्स हम यूज़ करते हैं, जो रेडीली हम जो गुड्स यूज़ करते हैं, हम किसे भी बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, पेन, पेंसिल, ये जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती होंगी, कहीं ना कहीं बनती होगी, तो वो इंडस्ट्री का काम होता है उसे बनाना। तो हम जो भी गुड्स यूज़ करते हैं वो कुछ रिसोर्सेज से उन्हें भी पहले रॉ मटेरियल लगता है, तो रॉ मटेरियल से वो चीज़ बनती है कुछ प्रोसेसेस के बाद, तो वो इंडस्ट्री का काम होता है जो वो करते हैं। और कॉमर्स जो होते हैं वो मेनली कंसर्न किससे होते हैं कि जो अभी ये नोटबुक्स और ये इंडस्ट्री में बन गई है, तो सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं कि नोटबुक्स अगर इंडस्ट्री में तैयार बन गई है, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, तो कॉमर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कॉमर्स फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होता है। जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है रिसोर्सेस को फाइनल गुड्स में, ताकि हम उसे रेडीली यूज़ कर सके। सो दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड the goods produced may be consumer goods और capital goods। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो जो हम उन्हें बोल सकते हैं जिसे हम रेडीली यूज़ करते विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसे हम आगे भी प्रोसेस में या फिर कुछ और गुड्स बनाने में काम में ला सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी का एग्जाम्पल ले तो हम कुछ और इंडस्ट्री में मशीनरी बनाते हैं और कुछ और इंडस्ट्री में उन्हें ले जाया जाता है ताकि और कुछ गुड्स के लिए वो बनाने में काम आ सके। और कंज्यूमर गुड्स को हम ले सकते हैं कि शुगर केन से, मतलब शुगर केन हमने अगर रिसोर्स पकड़ा तो रिसोर्स से हमें इंडस्ट्री शुगर बना के देती है जो कि हम रेडीली यूज़ करते हैं, और उन्हें कुछ और प्रोसेस में काम में नहीं लाया जा सकता, तो उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर। यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर मतलब अपनी बात की जा रही है, जो हम डायरेक्टली उन्हें कंज्यूम कर सके, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिन्हें और कुछ इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है ताकि कुछ और गुड्स भी हम उन्हें उससे बना सके। The term industry also means group of firms producing similar or related goods। इंडस्ट्री का बस एक मतलब नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं जिससे हम इंडस्ट्री को डिफाइन कर सके। तो एक डेफिनेशन ये भी होती है कि इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस के इसमें क्लासीफाई होती है, जो मेनली कंसर्न होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज को वो कन्वर्ट करती है फाइनल गुड्स में ताकि हम उन्हें रेडीली यूज़ कर सके। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि इंडस्ट्री वो फॉर्म्स होते हैं, एक इंडस्ट्री यूनिट को हम इंडस्ट्री नहीं बोलते, बट हाँ अगर सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर वो सारे यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब एक फैक्ट्री को हम इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, बट हाँ अगर जैसे आप एग्जाम्पल दिया है शुगर का, तो शुगर केन
जो साइट्स होती है, मतलब शुगर जो जहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत सारे यूनिट्स होंगे, एक ही फैक्ट्री नहीं होगी, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज जो शुगर बनाते हैं, तो उन सारे फैक्ट्रीज को कलेक्टिवली भी हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री या फिर एक फैक्ट्री को नहीं, बट हम सब मिला के, मतलब जहाँ पे ऐसे सब इंडस्ट्रीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको सब में मिला के हम इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं। So, or it also creates services like banking, hotel, insurance and tourism. Industry is not अबाउट, मतलब बस वो ही नहीं होता कि बस गुड्स को रिलेट करता है या फिर गुड्स ही बनाता है या फिर गुड्स ही प्रोड्यूस करता है, बट हाँ वो सर्विसेज भी क्रिएट करता है। मतलब हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि इट इज़ मेनली कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू। हम बस गुड्स को ही कंसिडर नहीं करते, सर्विसेज को भी करते हैं। तो सर्विसेज में बैंकिंग आता है, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ऐसे कुछ सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करता है जिन्हें हम इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं। Industry creates firm utility, and it is a very important line given here, and which means the utility which is created by industry is the change of raw material into finished goods which is used or which can be used in our daily life। जो ये यूटिलिटी का मतलब होता है, मतलब जो इंडस्ट्री बनाती है अपने लिए, तो वो क्या है, एक चेंज है रॉ मटेरियल से तो फिनिश गुड्स का चेंज होता है। मतलब रॉ मटेरियल अगर हम ऊपर के एग्जांपल में ले कि शुगर केन अगर रॉ मटेरियल है शुगर फैक्ट्री के लिए, तो शुगर फैक्ट्री के लिए अगर शुगर केन रॉ मटेरियल है, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उन्हें फिनिश गुड्स में तैयार करेगी। फिनिश गुड्स यहाँ पे क्या है, शुगर है, तो शुगर केन कन्वर्ट हो गया शुगर में, जो कि हम रेडिली यूज़ कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, it converts the raw material into usable finished goods. All this is possible with manpower, machine power and large capital investment. अब इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए या फिर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ह्यूमन पावर, मतलब ह्यूमन लेबर लगेगा, मतलब हमारी ताकत लगेगी, ताकत मतलब लेबर्स लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे ताकि वो काम कर सके, और मशीन पावर भी लगेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीन्स इम्पॉर्टेंट होती है। हम बस सारे के सारे प्रोडक्ट्स हाथ से नहीं बना सकते, इजी या फिर इजी वे में कैरी करने के लिए, कम लेबर लगने के लिए, कम टाइम लगने के लिए हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली या फिर स्पेशली मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है, मशीन पावर बहुत ज़्यादा लगता है, और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ऑफ कोर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि वो मनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। आजकल मनी के बिना कुछ नहीं है, और हमें कुछ भी चीज़ अगर कुछ करना हो तो उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट्स लगेगी। तो इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री अपनी खुद की करने के लिए एक तो मनी लगेगा, एक तो मशीन पावर लगेगा, और एक तो मैन पावर लगेगा। दिस थ्री मेन चीज़ें लगेगी जो हमें इंडस्ट्री को डेवलप या फिर इंडस्ट्री को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। Industrial activities are conducted in factories, workshops, sheds or even sometimes at home, and it all depends on size of industry। अब इसका मतलब हमने बहुत सारे बार सुना होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। तो जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है सबका। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ या फिर ये होती है, मतलब बड़ी बड़ी जो भी फैक्ट्रीज़ या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जहाँ पे बनते हैं, तो वो इंडस्ट्री होती है वो लार्ज स्केल में आती है, बिकॉज उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत हाई रेट्स पे होता है, मशीन पावर, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है, और वो बहुत लार्ज स्केल पे या फिर लार्ज प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म की जाती है वो एक्टिविटीज़। बट हाँ, अगर स्मॉल स्केल है तो वो बहुत सारे प्रोडक्शंस हम घर पे करके हम वो बेचते हैं, या फिर ऐसा कुछ किया तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है। नाउ इंडस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज दैट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जो हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। सो प्राइमरी इंडस्ट्री विल गो फर्स्ट। सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो बेसिकली नेचर के इसमें कंसर्न होती है। नेचर मतलब जो भी अपना इन्वायरमेंट होता है या फिर नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी उसे हम बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है।
So the products of primary industry may be used as द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो बनता है वो सारा की सारा तो नहीं बोल सकते, बट बहुत सारा कुछ जो भी बनता है प्राइमरी इंडस्ट्री में वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज रॉ मटेरियल। जैसे कि शुगर केन अगर हम बोले तो प्राइमरी इंडस्ट्री शुगर केन बनाती है, मतलब हम वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। और शुगर केन जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से बनता है, और वो देन सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब नेक्स्ट इंडस्ट्री लेवल पे वो यूज़ आती है एज ए रॉ मटेरियल। मतलब जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल शुगर बनाने के लिए। सो दिस सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड। जो भी हम फार्मिंग और एग्रीकल्चर तो सबको पता ही है, खेती जिसे बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में क्या क्या लगता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे सारा कुछ डिपेंड होता है, और वो भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है जिस पे एग्रीकल्चर डिपेंड होता है। सो जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री का, इसलिए प्राइमरी इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है, और नेचर ओरिएंटेड भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचर से कंसर्न होता है। बाकी अगर हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें तो शायद वो इतनी नेचर से या फिर इतने नेचुरल फैक्टर से वो उन्हें कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, बट हाँ प्राइमरी इंडस्ट्री को ज़्यादा होता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अपने जो मटेरियल्स या फिर रिसोर्सेस है वो अपने मतलब डिग आउट करती है या फिर ड्रॉज आउट करती है अपने अर्थ सरफेस से बोलो या फिर सॉइल, एयर, वाटर, इससे बोलो। सो द इंडस्ट्री ड्रॉज आउट products from natural resources like that is soil, air and water. Generally the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries. अब ये जो एक्सट्रैक्टिव या फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जितने भी आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आगे फर्दर यूज़ होते हैं। तो जैसे कि हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड में से, या फिर फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट एक्सट्रैक्टिव मतलब हम जिससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम बोलेंगे। तो जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये हम एक्सट्रैक्ट करके हमें वो मिलता है। तो जैसे क्रूड ऑयल है या फिर ऑयल्स है अलग अलग, मिनरल्स है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज विच कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री विच इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में एंगेज होती है। सो जैसे एनिमल हस्बेंड्री सबको पता होगा, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा आर वेरी सुपर्ब, या फिर हम बोल सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल्स गिवन हियर की जेनेटिक इंडस्ट्री के, क्योंकि वो एंगेज किस में होती है, प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ये जेनेटिक इंडस्ट्री। और ये आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये तीनों भी मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो होती है वो फार्मिंग रिलेटेड मतलब नेचर से रिलेटेड, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो होती है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से अपना प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करती है, डिग आउट करती है, तो वो भी नेचर से ही रिलेटेड होता है। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में या फिर मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर इंडस्ट्री है तो वो भी नेचर से कंसर्न्ड है। सो दिस ऑल कम्स इन प्राइमरी इंडस्ट्री विच इज़ बेसिक इंडस्ट्री, एंड मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ यूज्ड एज इनपुट और रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब नाउ वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी कहा। सो दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश गुड्स। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, मैंने शुगर केन और शुगर का दिया था, यहाँ पे टोमेटोज़ का दिया है कि टोमेटोज़ प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप्स। आज बहुत सारे लोग सॉस या फिर केचप्स का यूज़ करते हैं, तो जो कि हमें पता है टोमेटोज़ से बनता है। तो टोमेटोज़ कहाँ से आते हैं, टोमेटोज़
एग्रीकल्चर से आते हैं, मतलब हम प्राइमरी इंडस्ट्री में अभी पढ़ा कि एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब फार्मिंग से हमें टोमेटोज़ प्रोवाइड होते हैं, और वही टोमेटोज़ फर्दर कैरी किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो उन्हें और प्रोसेस करके उनका सॉस या फिर स्केचअप्स बना सके, और जो कि हमें रेडिली यूज़ में मिल सके। सो इन दिस देयर आर टू टाइप्स। तो दो टाइप क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और किससे किससे, मशीन पावर से और मैन पावर से। तो फाइनल गुड्स जो भी होते हैं वो कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, जो कि बाहर कुछ और इंडस्ट्री में यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली वो कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल को लेके फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सबको पता है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, डैम्स का होता है, ब्रिजेस का होता है, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो, ये सारे का जो जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होता है, वो सारे कंस्ट्रक्शन का नाम आया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंक्लूड हो जाना चाहिए। सो दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, roads, tunnels, canals, metro, etc. In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place, and so it creates immovable wealth. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यही एक इंडस्ट्री है जो इमूवेबल वेल्थ बनाती है। इमूवेबल वेल्थ का मतलब, इमूवेबल मतलब जिसे हम यहाँ से वहाँ हटा नहीं सकते या फिर वो मूव नहीं कर सके प्लेस टू प्लेस। तो जैसे कि यहाँ पे सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स, अगर हमने बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट किया या फिर रोड कंस्ट्रक्ट किया या फिर हमने कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, तो अगर हमें मन चाहे तब अगर हमने बोला कि नहीं मुझे ये ब्रिज इधर नहीं वो एरिया में चाहिए था, तो क्या हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। तो मतलब ये इमूवेबल वेल्थ बनाता है। बाकी अगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, टेक्सटाइल्स बनाती है, शुगर बनाती है, तो कि हम उन्हें ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जेनेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें भी हम यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन इसमें इट्स नॉट possible that we can carry the wealth which is provided by construction industry to another place. तो रोड्स है, ब्रिजेस है, टनल्स, कैनल्स, बिल्डिंग्स, ये इसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस जगह जिस जगह पे बनाते हैं उससे वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना पॉसिबल ही नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ द ओनली वन इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ. Now we'll learn about the third category, that is tertiary industry, so which comes under the industry point. और हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे टर्चरी इंडस्ट्री. सो प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 पार्ट्स थे, एग्रीकल्चर था, जेनेटिक था और एक्सट्रैक्टिव था, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में था मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. नाउ वी विल लर्न अबाउट टर्चरी इंडस्ट्री. टर्चरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को. अगर आप सोचें कि फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर से, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से अगर शुगर केन को शुगर फैक्ट्री तक ले जाया कैसे जा सकता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आती है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ आती है. मतलब हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर इंडस्ट्री अपनी स्टार्ट करनी है, तो हमें बैंकिंग लोन देता है, या फिर हम बहुत सारा कुछ, मतलब होटल है, होटल इंडस्ट्री आती है, उसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री आती है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आती है. ये जो भी इंडस्ट्रीज़ आती है जो एक सपोर्ट बन के खड़ा होता है किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसे हम टर्चरी इंडस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं. तो सर्विस फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्रीज़ एंड इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, whereas in modern times hotel industry, tourism industry and entertainment industry etc. are also included.
Now our second part और second classification of our business is commerce. First हमने देखा था इंडस्ट्री और then कॉमर्स आता है, और मैंने पहले ही भी बोला है कि कॉमर्स इज़ मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो कॉमर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स और सर्विसेज का जो कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। सो कॉमर्स इज़ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। यस, सो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है ताकि हम अपने तक वो या फिर फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं वो अपने तक आराम से पहुंच जाए। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्रेटेड फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब कॉमर्स वो फील्ड होती है जो हर एक एक्टिविटी इंक्लूड करेगी जो कि हमें बहुत मतलब अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा, जिससे हमें कि हम इंडस्ट्री तक तो नहीं जाते कुछ ख़रीदने के लिए, बट हाँ उसके लिए बहुत सारे शॉप्स होते हैं और शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो वो कुछ इंडस्ट्री से बाय करेंगे या फिर होलसेलर कुछ इंडस्ट्री से बाय करेंगे, होलसेलर से रिटेलर तक आएगा और फिर रिटेलर जो होते हैं वो हमें फाइनल कंज्यूमर को उनके रेट्स में देगा। तो ये सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। और कॉमर्स वो एक गैप ब्रीच करता है जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को जोड़ता है। मतलब प्रोड्यूसर्स मतलब जो इंडस्ट्री होती है वो और हम बहुत दूर का फासला होता है हमें, हम डायरेक्टली हमें कुछ अगर लेना है तो हम इंडस्ट्री में नहीं जाते, हम पहले दुकानों में जाते हैं। पर दुकान तक आने के लिए उसकी बहुत लंबी प्रोसेसेस होती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड consumers by exchanges of goods and services for money or money's worth। अब ये ऑफ कोर्स ये कॉमर्स और इंडस्ट्री जो होती है वो बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो इकोनॉमिक मतलब क्या, मनी से रिलेटेड। सो कॉमर्स भी होगा तो वो मनी के लिए ही होगा। और अगर हमें सर्विसेज किसी को अगर प्रोवाइड करें तो हम बिना पैसों के सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करते हैं उसके चार्जेस लेंगे। तो हमने जैसे प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस में भी पढ़ा था कि बिज़नेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फ़ीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या फिर वेजेस हम बोलते हैं। तो जो कुछ भी हम सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को या फिर हमने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें हमें मनी या फिर हम मनी के लिए करते हैं। सो कॉमर्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब ये होता है कि जो भी सपोर्टिव एजेंट्स हम बोल सकते हैं जो ट्रेड में काम आते हैं, जो भी सपोर्ट्स लगते हैं ट्रेड में, वो जो भी काम आते हैं वो हम ऑक्सिलरीज बोल सकते हैं। तो ट्रेड, अब हम ट्रेड में पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट पार्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्चरी इंडस्ट्री में डिवाइडेड थी जो कि हमने पहले पढ़ा। अब हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉमर्स का। तो ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड सबको पता है कि परचेस करना, मतलब हमने किसी वेंडर से या फिर किसी ग्रॉसरी शॉप से कुछ ग्रेन्स परचेस किए या फिर किसी से सेल किए, तो यही हमारा ट्रेड होता है। तो ट्रेड इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी इज़ वर्थ। अब और एडिशनल कुछ आ गया उसमें वही लाइन में कि वो एक्सचेंज होता है, बाइंग या फिर सेलिंग होता है। बाइंग और सेलिंग ही मतलब एक्सचेंज होता है। तो वो एक्सचेंज किस लिए होता है, मनी के लिए या फिर पैसों के लिए। हम जिसे एक्सचेंज करते हैं पैसों के लिए, हम पैसे दे के परचेस करेंगे, पैसे दे के खरीदेंगे या फिर पैसे दे के बेचेंगे। तो जो भी पैसे के लिए ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे हम ट्रेड बोल सकते हैं। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में भी क्लोथ्स मार्केट अलग होता है, वेजिटेबल मार्केट अलग होता है। ऐसे अलग अलग मार्केट्स भी अवेलेबल होते हैं ताकि हम उन्हें अच्छी से वैरायटीज़, या फिर हमें अगर बस टेक्सटाइल लेना है, क्लोथ्स लेना है, तो हम उसी मार्केट में जाएंगे जो हमें सुटेबल हो। So goods are made available to consumers in different markets. Trade facilitates ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर। अब ये लाइन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज़ किसी ने मतलब एक स्टेशनरी शॉप वाले के पास हमने
बुक्स लेने के लिए हम गए, तो जब उसने किसी से बुक्स खरीदे होंगे या फिर इंडस्ट्री से उसने जब बाय किए होंगे तो वो उसका ओनर बन गया। बट हाँ, अगर हम उसके पास वही बुक्स लेने जाते हैं और अगर हमने वो उसकी बुक उससे हमने परचेस किया या फिर ख़रीदा, तो उसका जो ओनरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब जब तक वो ओनर था। बट हाँ, अगर हमने वो बुक ली तो हम वो बुक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम उसके ओनर बन जाते हैं। तो वो क्या करता है, ओनरशिप टू ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है। तो ट्रेड फैसिलिटेट्स, मतलब जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है, मतलब बाइंग और सेलिंग क्या फैसिलिटेट करता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी शॉपकीपर होगा, वो उसकी जो भी चीज़ होगी वो अपने को अगर बेच दे तो अपन उसके ओनर बन जाते हैं। तो जो सेलर होता है और बायर होता है, ये दो पर्सन होते हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, बाइंग या फिर सेलर में। एक तो परचेस करने वाला होगा, एक तो सेल करने वाला होगा। और ट्रेड भी आगे डिवाइड क्लासीफाई होते हैं। तो फर्स्ट जो है उसका है होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। तो होम ट्रेड उसे कहते हैं जो अपने बस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, या फिर हम अगर सपोज़ हम बोलते हैं इंडिया, तो इंडिया में अगर ट्रेड होता है तो वो होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। मतलब अपने कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के अंदर अंदर अगर ट्रेड होता है, बाइंग और सेलिंग होती है, तो उन्हें हम होम ट्रेड बोलते हैं। सो इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग of goods and services takes place within the geographical boundaries of the country. It is conducted with local currency for द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम दो स्टेट्स ले, अगर केरला या फिर हम तमिलनाडु ले लें, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की करेंसी अलग नहीं होती। एंड जो भी मतलब हम बोलते हैं हमारे रुपीस में अगर करेंसी है इंडियन लोगों की, तो जो एक्सचेंज होगा वो इंडियन रुपी में ही होगा और वो चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन से कुछ परचेस करते हैं या फिर बाय या फिर सेल करते हैं, तो फॉरेन की जो करेंसीज होती है वो अलग होती है। तो हम उन्हें फॉरेन ट्रेड में पढ़ेंगे जब हम लोकल करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। और जो होम ट्रेड होता है, मतलब वो कंट्री के अंदर अंदर होगा, तो एक ही करेंसी यूज़ होती है कंट्री में, तो वो लोकल करेंसी में भी एक्सचेंज हो सकता है। और जो होम ट्रेड है वो फर्दर डिवाइडेड है होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में। सो होलसेल जो होता है वो होलसेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होलसेल ट्रेड में जो गुड्स परचेस का, जो भी होलसेलर गुड्स परचेस करता है इंडस्ट्री से, तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेस करता है। और होलसेलर जो भी परचेस करता है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में तो करता है, मतलब सोल्ड इन बल्क। और जो बेचता भी है वो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट्स वो बल्क में या फिर लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। और वो लिंक किस में है, प्रोड्यूसर और रिटेलर में। तो चेन ऐसी होती है कि इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के बाद होलसेलर इंडस्ट्री से गुड्स खरीदेगा, वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में। देन रिटेलर विल बाय फ्रॉम होलसेलर, मतलब इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी होलसेलर को, होलसेलर प्रोवाइड करेगा रिटेलर को, एंड देन फाइनली रिटेलर जो प्रोवाइड करेगा वो फाइनल कंज्यूमर को। तो होलसेलर किसके बीच में आता है, प्रोड्यूसर और रिटेलर। तो मतलब होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान या फिर गुड्स लेता है और देन फर्दर वो रिटेलर को बेचता है, ताकि रिटेलर कंज्यूमर को या फिर फाइनल कंज्यूमर को बेच सके। और रिटेल ट्रेड जो रिटेलर जो होता है, जो रिटेल ट्रेड में बिजी होता है, वो एक्टिविटी करता है जो फाइनल कंज्यूमर तक वो अपने गुड्स पहुंचा सके। और वो लिंक किस में करेगा, फिर कंज्यूमर्स को और होलसेलर में लिंक करता है, ताकि होलसेलर रिटेलर्स को देता है और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को देता है। तो रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। और रिटेलर इज one who purchases from wholesaler or sometimes directly from producer and sells them in smaller quantities to final consumer। अब होलसेलर एक ही चीज़ बहुत बल्क या फिर लार्ज क्वांटिटीज़ में लेता है, जो कि हमें जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें रिक्वायर नहीं होती। बट रिटेलर जो होते हैं वो
कुछ कम क्वांटिटीज़ में, अगर हमें एक ही नोटबुक चाहिए तो हम एक ही उससे ले सकते हैं, बट होलसेलर जो लेता है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में कुछ बल्क में लेता है, नोटबुक्स इंडस्ट्री से ख़रीदता है ताकि वो रिटेलर को आगे दे सके। तो रिटेलर इज़ लिंक बिटवीन होलसेलर और समटाइम्स मैन्युफैक्चरर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। तो वो, अगर हम होलसेलर से भी खरीदते हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें हम रिटेलर से भी खरीदते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि होलसेलर किसकी लिंक है, किसके बीच में लिंक है, कि मैन्युफैक्चरर के बीच में लिंक है और एक रिटेलर मतलब होलसेलर के बीच में लिंक है। तो होलसेलर जो और जो भी हम कंज्यूमर जो होते हैं, फाइनल कंज्यूमर जो होते हैं, वो कभी कभी होलसेलर से भी लेते हैं और कभी कभी रिटेलर से भी लेते हैं। गोइंग फर्दर वी विल लर्न अबाउट नाउ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं, वो ट्रेड होता है जो हम कंट्री टू कंट्री हम ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, जिसे हम अपने कंट्री के बाउंड्री के अगर बाहर अगर ट्रेड करें, मतलब बाइंग और सेलिंग करें, तो उन्हें हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। और वो नाम ही वही सजेस्ट करता है, फॉरेन ट्रेड। व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इट इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड। व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस्ड देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि जो भी करेंसीज होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डिनोमिनेशंस के होते हैं, तो उसके लिए हम लोकल करेंसी हमारे यूज़ नहीं कर सकते, तो डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड इन दिस फॉरेन ट्रेड। सो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट अपना नया जो टर्म आया है वो इंट्रीपोर्ट ट्रेड का आया। सो इम्पोर्ट वो ट्रेड होता है जो गुड्स और सर्विसेज जब हम दूसरे कोई कंट्री से परचेस करते हैं तो उन्हें हम इम्पोर्ट करते हैं। मतलब व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ नोन एज इम्पोर्ट ट्रेड। अगर हम बोलते हैं कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स यूरोप से खरीदे, इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट्स यूरोप से खरीदे, तो इंडिया ने यूरोप से इंपोर्ट किया, मतलब इंडिया ने परचेस किया तो उन्होंने इंपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट ट्रेड एग्जैक्टली अपोजिट है उसका। जब हम फॉरेन बायर्स को या फिर फॉरेन कंट्रीज़ को सेल करते हैं, बेचते हैं अपनी चीज़ें, तो उन्हें हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। मतलब अगर हमने यूरोप और इंडिया है, तो हमने अगर यूरोपियन कंट्री को इंडिया ने कुछ चीज़ें बेची तो हमने उन्हें एक्सपोर्ट की। और इम्पोर्ट ट्रेड मतलब परचेस करना, मतलब हमने कुछ बाहर वाली कंट्री से अपने लिए, अपने कंट्री के लिए परचेस किया, तो उन्हें हम इम्पोर्ट ट्रेड बोलेंगे। और एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब हमें सेल करना है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स देन इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेस फ्रॉम द अनदर कंट्री इज़ नोन एज इम्पोर्ट ट्रेड। और एंट्री पोर्ट जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो वो क्या इन्वॉल्व करता है कि गुड्स अगर हमने, मतलब इट इन्वॉल्व्स इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दिस गुड्स टू अनदर कंट्री। अब ऐसा एक ट्रायंगल बना के हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया है कि इंडियन सेलर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान। इम्पोर्टिंग मतलब परचेस करना, और इंडियन ने जो इंडिया होती है वो इंडिया ने जापान से कुछ गुड्स परचेस किए। और री एक्सपोर्टिंग मतलब बेचना, तो वही चीज़ उन्होंने वापस बेची अफ्रीका को, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। मतलब इंडिया ने किसी और कंट्री से लिया और वही गुड्स किसी और कंट्री को बेच डाला, तो ये जो ट्रायंगल होता है उन्हें हम एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट बोला जाता है। So these three comes under foreign trade, and the two which is classified in business which is industry and commerce, जो कि हमने ये चार्ट में अच्छे से देखा था कि इंडस्ट्री कॉमर्स डिवाइड होती है बिजनेस। इंडस्ट्री में जो होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्चरी इंडस्ट्री। एंड देन कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में हमने ये पहले देख लिया है कि होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। उसमें होम ट्रेड में हमने देखा था
कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, और फॉरेन ट्रेड हमने देख लिया है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं री एक्सपोर्ट। नाउ और लास्ट पार्ट विच इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें मैंने बताया कि ट्रेड में जो भी सपोर्टिव एजेंट्स लगते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग मतलब जो भी हम गोडाउंस में स्टोर करके रखते हैं अपना एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस या फिर सरप्लस, जो भी हम गुड्स हम स्टोर करते रखते हैं गोडाउंस को ही हम वेयर हाउस बोलते हैं, या फिर इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशन, ये सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आते हैं। यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होते एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं जो एक फ़्लो या फिर स्मूथ फ्लो हम बोल सकते हैं जो ट्रेड में काम आता है। तो मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मतलब इंडस्ट्री से तो जब तक हमारे पास फाइनल कंज्यूमर तक आ ना जाए या फिर ट्रेड की पूरी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक जो एक्टिविटीज़ हमें स्मूथ फ्लो या फिर जो एक्टिविटीज़ हमें सपोर्टिव है, जो हेल्प करती है ताकि हमारा एक स्मूथली वो सिस्टम रन हो, उन्हें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोल सकते हैं। सो here it is written that all those activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to consumption centers are called aids to trade or auxiliaries to trade। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को भी हम एड्स टू ट्रेड बोल सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स से तो हम कंजम्पशन सेंटर्स तक अगर वो इजीली ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, वेयर हाउस सिस्टम से, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें या फिर ज़रूरतें पड़ती हैं हमें ताकि हम अपना ट्रेड स्मूथ फ्लो में रन कर सके, तो उसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड बोल सकते हैं। दिस एक्टिविटीज़ प्ले सपोर्टिव रोल, दे हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस विच अराइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो एक्टिविटीज़ या फिर वो हर्डल्स को, वो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करती है जो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त या फिर प्रोडक्शन के वक्त बहुत सारे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है उन्हें रिमूव कर देती है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सबको पता होगा कि गुड्स जब एक प्लेस टू अनदर प्लेस जब ले जाया जाता है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग मोड्स ऑफ या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो भी एक ट्रेड के लिए एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करता है ताकि हम प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए अगर हमें रॉ मटेरियल ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट नीडेड है, या फिर पूरा प्रोसेस होने के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री सर्विसेज यूज़ करती है जैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री से तो फाइनल कंज्यूमर मतलब दुकानों तक लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छी से आ सके या फिर हम तक पहुंच सके, तो ट्रांसपोर्ट इसे भी मायने रखता है। सो द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया। अब इंडस्ट्री हर एक कुछ किलोमीटर्स के बाद तो नहीं होगी जितने जितने लोगों को लगेगा, बट कुछ एक प्लेस पे होगी और वो बहुत वाइड एरिया में वो चीज़ें चाहिए होगी। अब क्लोथ्स है, क्लोथ्स के लिए हर कुछ किलोमीटर्स पे क्लोथ्स की इंडस्ट्री नहीं होगी, हर कुछ किलोमीटर्स पे सोप्स की इंडस्ट्री नहीं होगी, या फिर कुछ हमें जो भी हम डे टू डे यूजेस करते हैं बुक्स की इंडस्ट्री होती है, या फिर जो भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम थिंग्स यूज़ करते हैं उसकी अलग अलग इंडस्ट्री बहुत अलग अलग या फिर बहुत दूर दूर तक होती है, लोकेटेड होती है, और वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम तक आता है। वो सब जो भी सामान होता है उनका, वो भी जो फिनिश गुड्स बनाते हैं वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही वो यहाँ से वहाँ वन प्लेस टू अनदर वो ट्रांसफ़र करते हैं। सो गुड्स आर सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। जहाँ पे भी डिमांड होती है वहाँ पे वो गुड्स पहुँच जाते हैं, तो वो एक सपोर्टिव एजेंट है ट्रांसपोर्ट ट्रेड में। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या फैसिलिटेट करता है, एक तो मूवमेंट ऑफ मेन मतलब हम लोग के भी मूवमेंट, हम जहाँ पे भी अगर जाए, हम एयरप्लेन से जाए या फिर एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, ये जितने भी वेज होते हैं वो हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो ह्यूमंस को भी ट्रांसपोर्ट लगता है, वैसे ही मटेरियल्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगता है। वेयर हाउसिंग, अब वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन्स हम बोलते हैं जिसे हम एक सरप्लस या फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है
शॉप्स का उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो भी बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, हाँ, बट वो पेरिशेबल गुड्स में नहीं होता। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो गुड्स हम स्टोर नहीं कर सकते, बट उसमें भी बहुत सारे लॉस या फिर डैमेज या फिर रिस्क होती है जो कि हम पढ़ेंगे। देर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस हुआ है वो आज की आज ही सब के सब यूज़ कर लेंगे, नहीं। तो बहुत सारे एक गैप होता है, बहुत सारा पीरियड ऑफ टाइम होता है कि प्रोडक्शन कब हो और वो कब बिकेगा, तो वो कंजम्पशन मतलब अपना जो भी यूज़ होगा और कब वो प्रोड्यूस हुआ रहेगा, तो उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। तो सर्टन गुड्स आर produced throughout the year but consume only in particular part of year and vice versa। अब अगर हम एग्जाम्पल ले स्वेटर्स के या फिर रेन कोट्स के, तो रेन कोट हमें समर सीज़न में नहीं लगेगा क्योंकि बारिश नहीं होती। स्वेटर्स हमें समर सीज़न में नहीं लगेगा, वो विंटर सीज़न में लगेगा। तो ये प्रोड्यूस हमेशा कुछ समय के लिए होते हैं और वो फिर अगर वो नहीं बिके तो हम वो गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं ताकि उन्हें कुछ डैमेज ना हो, या फिर अगले साल वापस वो अगले टाइम जब भी यूज़ में आएगा वो हम वापस यूज़ कर सके या फिर वो वापस हम बेचने के लिए निकाल सकें। तो जब भी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए ही वो काम आते हैं वो वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज़ इंडिस्पेंसिबल। जब बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ करता था और जब गोडाउन से नहीं हुआ करते थे तो स्टोरेज जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। और द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम टाइम व्हेन दे प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर सोल्ड। तो जब तक वो सेल ना हो जाए, जब तक वो अपने से कोई बायर अपने से परचेस ना कर ले, जब तक वो चीज़ अपने से चले ना जाए दूसरे तक, तब तक हमें वो बहुत केयरफुली रखनी पड़ती है क्योंकि हमने भी वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से परचेस की होती है। तो हम अपन या फिर हम लॉस में नहीं जाना, इसलिए हमें वो केयरफुली टाइम टू टाइम जब टाइम आएगा उसके जब तक सेल का पीरियड नहीं आएगा, मतलब जब तक बेचने का पीरियड नहीं आएगा तब तक हम उन्हें संभाल के रखेंगे। तो वो संभालने के लिए घर में तो नहीं रखेंगे, तो उनके लिए गोडाउन्स हुआ करते हैं, वो कि स्पेशल अरेंजमेंट है जो लॉस और डैमेज से बचाती है। तो वेयर हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउन्स। प्राइस इज मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज़ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब भी अपने को एक्स्ट्रा सरप्लस अगर कुछ लग भी गया तो हम गोडाउन्स में से अपने निकाल के दे सकते हैं। अपने पास कभी ऐसे कुछ गुड्स की कमी नहीं रहेगी बिकॉज वो अपने पास सरप्लस प्रोडक्शन ऑलरेडी रहेगा। तो वेयर हाउसिंग भी एक सपोर्टिव एजेंट है जो ट्रेड में काम आती है स्टोरेज के लिए। सो नाउ थर्ड इज़ इंश्योरेंस। देर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। अब इंश्योरेंस वो होता है जो अगर हमें रिस्क है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे थेफ्ट की रिस्क होती है, फायर की रिस्क होती है, और आगे हम पढ़ेंगे ये जो भी रिस्क होती है ना, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सडन एक्सीडेंट्स की वजह से अपना बहुत लॉस हो जाता है। तो इंश्योरेंस हमें वो प्रोवाइड करता है ताकि हम बहुत सारा कुछ जो भी सफरिंग्स है लॉस के वो कम हो जाए या फिर वो इंश्योरेंस अंडरटेक कर देते हैं। सो देर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, एंड द goods may be destroyed while in production process or in transport due to accidents or in storage due to फायर और थेफ्ट। जो कभी कभी शॉप्स में आग लग जाती है, कुछ एक्सीडेंट्स या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से बहुत कुछ हम अपना नुकसान हो जाता है या फिर चोरी हो जाती है। तो इन सब के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका रेस्क्यू ढूंढती है। सो द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क, इंश्योरेंस कंपनीज कम टू देयर रेस्क्यू। और जो जितने भी वो रिस्क होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से वो कवर कर लेती है, यही इंश्योरेंस का काम होता है। तो दे अंडरटेक टू कंपनसेट द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क, और द बिजनेसमैन हैज़ टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। मतलब हम प्रीमियम रेगुलरली उन्हें पे करना, एंड देन अगर कभी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कभी ये हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें रिस्क से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। मतलब रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली बट दे आर मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, ये ट्रू है कि रिस्क हम कभी भी अवॉइड तो नहीं कर सकते,
ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जिस पे रिस्क ना हो। अगर टेक्सटाइल्स हो तो टेक्सटाइल्स की भी बहुत सारी रिस्क होती है, या फिर कुछ गुड्स हो तो वो भी ख़राब होने के लिए उसकी रिस्क होती है, या फिर लॉस, एक्सपोजर टू लॉस की रिस्क होती है। बहुत सारे ऐसे सच रिस्क होते हैं जिससे हम बच सकते हैं। मतलब पूरा के पूरा नहीं बच सकते या फिर अवॉइड नहीं कर सकते, बट हाँ कम तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ले रखी है और हम उसका प्रीमियम रेगुलरली भर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग। बैंक जो होते हैं वो एक बिज़नेस को चलाने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती है, या फिर कैश क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपना बिजनेस तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें। एंड देन व्हेन विल गेट प्रॉफिट, बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तो वो हम लोन्स बाद में दे सकते हैं। सो वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन इट स्मूथली। बैंक सप्लाई मनी। अब बैंक लोन से सप्लाई करती है, और एडवोकेट फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक। बैंक प्रोवाइड्स लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा टू बिजनेसमैन. Banks also provide many services like checks, drafts, debit cards, credit cards, online transactions, etc. It helps the traders to carry their business activities smoothly. अब इसमें ऐसा कहा गया है कि लोन अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले मनी की ज़रूरत होती है। पहले से अपने पास इतना मनी नहीं होगा जिससे हम बिज़नेस पूरा की पूरा स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म खड़ा कर सके डायरेक्टली, या फिर उसे स्मूथली मतलब हमें गुड्स लाने पड़ेंगे हमारे बिज़नेस के लिए। हम जिसका भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए मनी रिक्वायर होगा। तो बैंक्स जो होती है वो हमें लोन्स या फिर ओवरड्राफ्ट्स प्रोवाइड करती है ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो वो भी एक सपोर्टिव या फिर सपोर्ट के ज़रिए खड़ी होती है बैंकिंग सिस्टम, ताकि हम उसे बिजनेस स्टार्ट कर सके। एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स। ऑफकोर्स एडवर्टाइजर्स हम देखते हैं यहाँ वहाँ सब एडवर्टाइजर्स ही लगे होते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स, टेलीविजन्स, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स में आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आ जाते हैं बीच बीच में। तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो एक क्या करते हैं कि गुड्स का एडवर्टाइज़ करते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं गुड्स के बारे में ताकि लोग उसे खरीदें। तो एडवर्टाइजिंग ये जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव एजेंट होता है ताकि अपने गुड्स बेच दे वो। और द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इन कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट्स। अब डिज़ायर मतलब विश, तो विश मतलब अपनी इच्छा। तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो जिसने भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करेगा। मतलब वो अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, मतलब बहुत सारे आजकल बहुत क्रिएटिवनेस आ गई है उसमें, तो वो एक उसके ज़रिए हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि हम वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज देख के हमें वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाए कि नहीं ये एक अच्छा प्रोडक्ट होगा और हम इसे बाय कर लेंगे। सो इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज। वो बहुत अलग अलग वेज से एडवर्टाइजेस करते हैं। तो इट कैन बी इंडोर एंड आउटडोर। और इंडोर और आउटडोर मतलब कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे आर इन देयर होम्स इज़ इंडोर। मतलब जब हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं या फिर रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, तो हम उसके लिए हम बाहर नहीं जाते, बट हाँ अपने घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल्स है, इसमें भी एडवर्टाइजेस दिखती है, तो वो एक इंडोर हो गया। तो इंडोर एडवर्टाइजेस उसमें इंक्लूड होती है। और कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन देर गो आउट फ्रॉम देयर होम्स, मतलब जब हम बाहर जाने के बाद हमें जो एडवर्टाइजेस दिखती है जैसे पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे, या फिर बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे बैनर्स लगे होते हैं जिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजेस होती है। बहुत सारे सिग्नल्स के पास ऐसे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशंस उस पर दी होती है ताकि अपने मन में या फिर वो डिज़ायर प्रोड्यूस हो ताकि हम वो प्रोडक्ट खरीद सके। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया होता है। तो ये भी एक सपोर्टिव एजेंट है ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सके या फिर प्रॉफिट कमा सके। मर्केंटाइल एजेंट्स। अब ऐसा तो नहीं कि कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं और जो सेलर जो होते हैं वो कम है, तो हर एक सेलर हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेलर टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स, राइट। सो दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एंड दिस डिफ़िकल्टी इज सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट्स। मर्केंटाइल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो एक
गैप जो होते हैं वो कम करते हैं एक बायर के लिए और सेलर के लिए, जैसे ब्रोकर्स, स्टेट एजेंट्स एक्सेट्रा एग्जांपल्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स। अब ब्रोकर्स का मीनिंग ये होता है ना कि ब्रोकर्स ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बायर है सेलर है, तो बायर और सेलर में बीच में कोई तो कोई होना चाहिए, मतलब जो कंज्यूमर है वो बहुत दूर है और बायर बहुत दूर है, बट उन दोनों को मिलाने के लिए ब्रोकर्स ये मेहनत करते हैं कि नहीं, अगर इनको ये चीज़ चाहिए तो इनसे वो प्रोवाइड कर सके, तो ब्रोकर्स है, स्टेट एजेंट्स है, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कस्टमर्स कहीं और होते हैं और प्रोवाइडर कोई कहाँ पे और होते हैं, तो उनको कोई ज्वाइन करने के लिए या फिर उनको कुछ उनका अता पता या फिर उनके बीच में ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए ऐसे बहुत सारे एजेंट्स क्रिएट होते हैं, ताकि उनमें ट्रांजैक्शन हो और बाय और सेल का मतलब ट्रेड चले। और नेक्स्ट इज़ आर कम्युनिकेशन विच इज़ द लास्ट पॉइंट। एंड कम्युनिकेशन सबको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ फैसिलिटेट करता है, एक्सचेंज विथ इन्फॉर्मेशन विथ वन अनदर। आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत दूर दूर भी एक्सचेंज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन पावर से, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज़ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन और द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने पास है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो किससे आजकल तो मोबाइल से बहुत आसान हो गया है। तो ये हम अपने तक बात करें, पर यहाँ ये ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को भी अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करते हैं, जैसे वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज सेल फोन्स, पोस्टल सर्विसेज, ईमेल एक्सेट्रा आर मेड अवेलेबल। तो इससे हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी परचेस या फिर सेल है उस पर डिस्काउंट्स कितने मिलेंगे, या फिर बहुत सारा ऐसा कुछ है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे अवेलेबल आ गए हैं, जैसे ईमेल है, टेलीफोन, फोन्स, पोस्टल सर्विसेज, ये जितने भी हैं वो कम्युनिकेशन में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ आर यहाँ पे दिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स के डिफरेंस दिए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस दिया हुआ है, बिजनेस एंड कॉमर्स का भी डिफरेंस दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। So here chapter ends, and if you have any doubt please ask me in comment section. I will surely give its answer to you. Thank you.